अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चार चीज़ें जो हैं हम अल्लाह ताला से इस दुआ में मांगते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी, या रब मेरी जुबान को, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे। व यस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कामयाबी का एक बहुत बेहतरीन रास्ता बताया है, वो है कि वक़ूलु क़ौलन सदीदन, बात सीधी किया करो। युस्लिह लकुम अमालकुम, तो गारंटीड है कि मैं तुम्हारे काम सीधे कर दूं। क्योंकि मॉडल उसी का है, गाड़ी उसी की बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंगली चलाएंगे तो ठीक चलती जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस चीज़ को लेकर चलें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अभी पिछले सेशन में काउंसलिंग मैंने स्टूडेंट के साथ काउंसलिंग सेशन किया कि जिनका एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। एक चीज़ तो ये थी कि उनको पेपर आता था, यानी पहली तो ये चीज़ थी कि उनको एग्ज़ाम आता था, और उसमें वो परेशान भी थे। यानी चीज़ आती हो, मेहनत की हो, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर अनसक्सेसफुल, रिजल्ट इंसान को ना मिले तो उसमें परेशानी तो होती है। लेकिन एक चीज मैंने नोट की कि जब मैंने उनको रीजंस बता दी तो दे वर हैप्पी कि हाँ अब हमें समझ आ गई है। क्योंकि इंसान को वजह ना समझ आ रही मुझे क्यों निकाला, फिर वो परेशान रहता है। मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये एक मसला जो है वो जिंदगी का होता है। उसमें जो एक चीज, एक स्टूडेंट की ये चीज थी कि उसने बहुत ज्यादा पेपर में बनाव सिंगार के ऊपर काम किया, स्लो, हर चीज को बड़ी तसल्ली के साथ। और हुआ क्या कि एक क्वेश्चन पूरे का पूरा मेन क्वेश्चन छोड़ दिया। देखें, आपको कहा जाए कि एक आपने मुजस्समा बनाना है, आप पूरा मुजस्समा बना दें, उसमें कोई गलतियां छोड़ दें तो लोग कहेंगे हाँ मुजस्समा पूरा बना हुआ है, इसमें ये मिस्टेक्स हैं। लेकिन पूरा मुजस्समा बना दें, गर्दन ही ना उसकी उड़ा दें, सर नहीं बना, नीचे से बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, हालांकि आपने 90% ठीक कर दिया होगा। तो एग्जाम में अगर आप मेजर क्वेश्चन छोड़ आते हैं, मेन क्वेश्चन को ही टच ही नहीं करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो एग्जामिनर आपको, अगर आपने क्वांटिटेटिवली 60 मार्क्स भी ले लिए तो वो फेल कर देता है। समझ आ रही? यानी आप अब बाकी नंबरों को काउंट करें, होंगे मेरे 60 से कम नंबर बनते नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से आपको रगड़ देगा, वो कहेगा भी इसने तो पूरी चीज बनाई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं, कुछ कुछ कोई स्टूडेंट ऐसे मिलते सर मैं 80% पेपर करके हूँ मैं पास हो गया हूँ, कोई कहता मैं 90% करके हूँ पास हो गया हूँ। वो क्वेश्चन थे जो बिट्स एंड पीसेस में कहीं उन्होंने, किसी का एक पार्ट रह गया, किसी का कोई एक हिस्सा रह गया, कोई चीज हो गई, वो चलती है। ये मिस्टेक जो है ना ये चलती हैं। तो ये नहीं करना कि आपका फ्लो थ्रू स्टार्ट टू एंड ठीक होना चाहिए। जो आपका हाथ का फ्लो है वो एंड तक। मेरा सीए में थ्रू आउट आज तक मेरे से ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एग्जामिनर ने मेरे से पेपर खींचा हो और मैं कहूँ मुझे फलां क्वेश्चन आता और मैं कर नहीं सका। नेवर एवर, आज तक मेरे साथ सीए में ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर आके कहूँ कि मुझे टाइम कम मिला है। आई नेवर कंप्लेन, नेवर। कि मेरा हाथ का फ्लो चलता था। एक उसको आपने बनाना है कि ये नहीं होना चाहिए कि ये। दूसरा, एक दूसरी जो प्रॉब्लम मुझे मैंने आइडेंटिफाई की वो ये कि क्वेश्चन बहुत सारे करना लेकिन कैजुअली, जैसे तरावियां पढ़ते हैं, राइट। क्वालिटी नहीं क्वांटिटी को फोकस करना। ये मुझे एक गलती उसमें से मिली कि क्वेश्चन को तसल्ली से नहीं पढ़ा, और जब मैं सवाल पूछता था तो उसको जवाब आता था उसका, मैं कहता सवाल ये था, वो कहता मैंने ये लिखा हुआ है।
इसका मतलब क्वेश्चन को कैजुअली, बेतरतीबी से उसको पढ़ना, उसके अंदर उस बात को समझ ना आना कि पूछा क्या गया है। और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे मेरे से कोई पूछे कि सर आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ सुबह में उठता हूँ, राइट, नमाज पढ़ता हूँ, नहाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर मैं अपना जो है वो बैग उठाता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ, फिर निकलता हूँ। ये अगर मैंने आपसे ही पूछा है, मैं तो आपके प्रोफेशन के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो क्या करते हैं। तो देखें, वो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, जस्ट लाइक अ स्नेक, एक सांप की तरह होती है। आपको कहा जाए सांप को मारना है, आप दुम पे मारते जाएं, दरमियान में मारते जाएं, सर पे ना मारें, तो हम कहेंगे सांप मरा नहीं, आपने मारा तो बहुत है मैंने। आपने 10 उसको जरबें लगाई हैं और आपके दोस्त ने एक ही जरब लगाई हुई है, और आप कहेंगे मेरा सांप क्यों नहीं मरा, ये मेरे दोस्त का सांप क्यों मर गया, उसने सही जगह जरब लगाई थी, एक ही बार में उसने उसका किला कमा कर दिया, और आपने 10 लगाई हैं और उसकी दुम पे दरमियान में मारते रहे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में से क्या ढूंढना होता है, इसका सर कहाँ है। जब आप सर ढूंढते हैं ना, फिर आपको समझ आती है। और ये सर एग्जाम से पहले ढूंढा जाता है, क्वेश्चन को रीड करके तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि इससे पहले आप टिक लगा के आए हुए हैं कंप्यूटर के ऊपर, अब आपने लिखना है। एक मुझे और जो प्रॉब्लम समझ आई कि टेक्स्ट, मेरा पढ़ाने का अंदाज थोड़ा सा जॉली होता है, साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोड कर रहा होता हूँ, तो स्टूडेंट इसको ज्यादा ही लाइट ले लेते हैं। उनको तो ये तो मसले, टेक्स्ट का तो कोई मसला नहीं है। नहीं भी, टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये देखें, आई कैप ने जो हरकत की है, मैं उससे एग्री नहीं करता कि उसको कैप 2 में आप डाल दें, लेकिन ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये इस कंस्ट्रेंट के साथ पड़ा हुआ है, इसको ऊपर होना चाहिए एग्जाम पे। यानी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दो ही चीजों से तो पहचाने जाते हैं, टैक्स ऑडिट की वजह से। तो ये हमारा एक मेजर एरिया है, यहाँ वो स्पेयर नहीं करता। स्टूडेंट को आदत होती है जनाब व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट मेरे से पूछे, दिस और दैट पूछे, व्हाट इज जीरो रेटेड गुड्स, व्हाट इज एग्जाम्प्ट गुड्स, इस तरह की बातें करें। और अल्लाह अल्लाह खैर, वो है सवाल करता है केस स्टडी बना के कि मैं इसमें डील कर रहा हूँ मुझे एडवाइस करो, मैं इसमें डील कर रहा हूँ मुझे इसमें एडवाइस करो। बच्चे छोटे हैं, बोझ ज्यादा डाल देता है, लेकिन अब क्या करें, एक तो है रोए बैठ के, दूसरा उसके मुताबिक मेहनत करें। समझ आ रही है? तो ये बात मेरा बेटा आपने जहन में रखनी है। मैं थोड़ी सी थ्योरी कंप्लीट कर लूँ, मैं आपको इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आपने वो करना। ठीक है ना, उसको साथ साथ लेके हम इंशाल्लाह। एक और प्रॉब्लम मुझे ये नजर आई उसमें, ये प्रॉब्लम आप में नहीं होनी चाहिए कि सेल्स टैक्स मैंने शुरू में करवाया, बड़ा चलता रहा, इसलिए वो बड़े करते रहे। उसके बाद जो बाकी एरियाज थे, उन्होंने सोचा ये भी ऐसे ही है, और उन्होंने उसको लाइट लिया और उसके ऊपर वो फोकस नहीं किया जो सेल्स टैक्स पे किया। तो उन चारों का सेल्स टैक्स चारों का ठीक था। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अभी मैं नॉर्मल फ्लाइट पे नहीं जा रहा, हमारी फ्लाइट जो है वो स्लो है, नॉर्मल पेस पे नहीं है, अब नॉर्मल पेस पे अब चलेगी। ठीक है, इस पेस को फॉलो करना है आपने, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस भी, सारी चीजें भी वो करें। क्लास को बंक करना, ये स्टूडेंट की एक आदत होती है, कल कर लूंगा यार, ये इंतहाई ब्लंडर होता है कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। कभी ये गर्लफ्रेंड के साथ भी किया करें ना, यार 4 दिन बाद कॉल कर लूंगा कोई बात नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करते। वहां विजन आपका और होता है, राइट। वो तो वो बेचारी अभी सोई होती है, आप उसको फोन कर करके पहले मार मार के उसको उठा देते। नींद नहीं आ रही थी मुझे, आज क्या पकाया हुआ था घर में। नहीं, वो बात जिसका कोई तुक नहीं बनता, भी तुम्हें क्या तकलीफ है, जो भी पकाया था उसने खा लिया है। अच्छा, क्या कर रही हो भी, क्या कर, इसलिए फोन किया आपने, क्या ख्याल। तो भाई बात यह है कि जितना सीरियस आप उसको ले रहे हैं, अपने स्टडी को भी उतना सीरियस लें। सीए ना हुआ तो उसने फोन नहीं उठाना आपका, ये कन्फर्म है। उसके बाद आप रो रहे होंगे, किसी और चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ की शादी हो जाएगी, आप बैठे हुए होंगे।
फोकस नहीं है ना हमारा उसके अंदर। अच्छा जी, आज इनकी कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले उसको जरा एड्रेस कर लें। पहले ये बताइए जी, जो कमर्शियल इंपोर्टर की मैंने बात की थी कि ये 90% की रिस्ट्रिक्शन, हमने एक बात की थी कि हमारा जो इनपुट है वो रिस्ट्रिक्टेड है आउटपुट के 90% तक, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। इसकी तीन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन मैंने आपको बताई थी, ये वाली। इसमें सबको इशू है, ये खासकर ये जो पॉइंट है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आने के चांसेस इसके हैं, जीरो रेटेड के। इसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि आप किसी महीने में कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो वो कमर्शियल इंपोर्ट करता है, राइट, और उस, देखिए कमर्शियल इंपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट और कमर्शियल इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या फर्क होता है बताया सब, बता सब क्यों। आप अगर कोई चीज इंपोर्ट करते हैं और कहते हैं, डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कस्टम वाले कि साहब ये बताओ, डिपार्टमेंट आपसे ये बात पूछता है, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, हो रही। डिपार्टमेंट पूछता है साहब ये बताओ कि ये चीजें आपने सेल करनी है या यूज करनी है। यूज से मुराद या तो रॉ मटेरियल है या वो प्लांट एंड मशीनरी है। आप कहते हैं जनाब मैंने खुद यूज करनी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन हाउस कंजम्पशन। तो वो आपसे नॉर्मल टैक्स लेगा, आपसे 3% वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं लेगा। आप कहते हैं मैंने रीसेल करनी है, वो आप कहेगा नॉर्मल टैक्स 18% या 25 प्लस इसके ऊपर मुझे 3% और टैक्स भी दो। ये जाया नहीं है, ये आपका आउटपुट इनपुट ही कहलाएगा। ये क्या होगा, इनपुट ही कहलाएगा। लॉ ये कहता है कि अगर किसी शख्स की जो टोटल इस महीने की परचेज थी टैक्सेबल, उसके अंदर अगर 50% से ज्यादा उसकी वो वाली परचेज मौजूद है जिसके ऊपर 3% वैल्यू एडिशन टैक्स दे चुका हुआ है, तो उसके ऊपर उस महीने में 90% वाली इनपुट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। ये बात मैंने बताई। क्लियर, समझ आई कि नहीं आई? भाई समझ आई है कि नहीं आई? ठंड है बस, ऐसे दिल से नहीं आवाज आ रही। यस सर। मेरे से कुछ आप पिछले दिनों पैसे मांगने आए तो मैं ऐसे कहूँगा अच्छा देखते हैं करते हैं, इसमें मेरा दिल नहीं था। क्या ख्याल है? लेकिन अगर मैंने पैसे देने तो मैं कह जी मसला ही कोई नहीं है। तो उस तरह से आपके अंदर वो कड़क समझ नहीं है, ये समझ आपने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा? जो समझ आ गई जितना पढ़ा आपने। अच्छा जी, एक इशू है, देखें कुछ चीजें ब्रॉड कैटेगरी में आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ। आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्या है, किन सर्कमस्टेंसेज में जो इनपुट टैक्स है हम वो क्लेम नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन कितनी इसके ऊपर लगी हुई है, फर्दर टैक्स कब देंगे, किस किस को रजिस्टर्ड होना है, किसको रजिस्टर नहीं होना, राइट। रिटेलर को पढ़ लिया था टीयर 1 टीयर 2 को, कि रिटेलर कौन है, उसको कब रजिस्टर्ड होना है, कब उसको रजिस्टर नहीं होना, प्रोसीजर्स क्या होंगे। इस तरह की चीजें हमने कर ली। एक यहाँ पर क्वेश्चन ये है, सब सेक्शन 6 ऑफ 8 के अंदर, क्या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस, की जा सकती है। आपका जो आउटपुट है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आप उस पे क्या करेंगे, 18% टैक्स भी देंगे फिर, और साथ फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4% वो भी देंगे। ये दो बातें हम पढ़ चुके हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर लॉ आप, और इसके साथ क्या है दूसरा, कि आप इसके अगेंस्ट अपना इनपुट भी क्लेम करेंगे। ये रूल होगा अगर आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेंगे। मैंने चीजें परचेज की, या जैसे ये बॉटल आपको नजर आ रही है, मैंने ये परचेज की है रजिस्टर्ड पर्सन से, बेच दी है अनरजिस्टर्ड को, तो इसका मुझे इनपुट भी मिलेगा और आउटपुट भी मुझे देना है।
सही है ना, पहले इस बात को समझ लें। लेकिन अब मुझे जो अनरजिस्टर्ड को बेची है 4% फर्दर टैक्स भी देना है। इस ओके? यस सर। अच्छा, अगर लॉ मुझे मना कर दे कि आपने ये चीज अनरजिस्टर्ड को नहीं बेचनी, और मैंने बेच दी, तो फिर क्या होगा कि मुझे आउटपुट भी देना है, 4% टैक्स भी देना है। इससे कोई फर्क, मुझे ये इनपुट नहीं मिलेगा, ये जाया कर दिया जाएगा। आप कसम खाएं, कुरान पे हाथ रखें, इनवाइस भी दिखाएं, कोई नहीं मना किया था। समझ आ रही है ना? तो फिर ये आपको इनपुट नहीं, ये बात बताई जा रही है कि आप कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अनरजिस्टर्ड को नहीं बेच सकते। उसमें एक है पॉली प्रोपिलीन ग्रैनुअल्स। ये जिससे प्लास्टिक की चीजें बनती है ना, ये एक छोटे छोटे बारीक ग्रैनुअल से होते हैं, दाने से होते हैं, उसको पिघला के ये चीजें बनाई जाती हैं। ये आप अनरजिस्टर्ड को नहीं बेच सकते। अगर बेचेंगे टैक्स तो देंगे, लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियल फिलामेंटो, ये जो हीटर वगैरह में लगते हैं, सिगरेट के फिल्टर रॉड्स, एंड एयर कंडीशनिंग, चिलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट, क्रेन्स, प्रोपेन स्टोरेज टैंक, हीट एक्सचेंजर, गैस सेपरेटर, ये वाली आइटम जो हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, इन जो है वो अनरजिस्टर्ड को नहीं बेचेंगे। अगर बेचेंगे तो इसके अगेंस्ट आपको इनपुट, क्या टैक्स भी नहीं देना, टैक्स देना। क्लियर? अच्छा जी, अगली चीज हमारे पास आ गई, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो तो क्या करूं? कुछ भी नहीं। क्वेश्चन के अंदर परचेज को लिया जाएगा और ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर किया जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा। लेकिन लॉ ने हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एक जजमेंट दी हुई है कि हाँ आप ओपनिंग, अगर बस अब इसका सवाल सुनिएगा। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का टैक्स ट्रीटमेंट बताएं। एक साहब जो हैं वो न्यूली रजिस्टर्ड हुए हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का क्या बताएं। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। मिस्टर ए इज मिस्टर ए इज एन अनरजिस्टर्ड person of sales tax and interested to be registered with the sales tax department. Please advise him regarding the sales tax implications on the stock he purchased during before registration। तो सवाल ये किया जा रहा है कि साहब मिस्टर ए जो है वो अनरजिस्टर्ड है और वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहता है, और वो पूछ रहा है कि मुझे आप एडवाइस करें कि अगर मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूं तो जो मेरे पास स्टॉक है जो मैंने इस दौरान परचेज किया है उसकी मेरे ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगी। राइट? अब इसका जवाब ये है कि लॉ कहता है कि ठीक है, नंबर वन, आप मेरे पास रजिस्टर्ड हो, तो जो स्टॉक तुम्हारे पास अभी पड़ा हुआ है उसकी मुझे लिस्ट दे दो। बिक चुका हुआ वो नहीं, जो इस दिन जिस दिन तुमने अप्लाई किया उसकी मुझे एक लिस्ट दे दो। ठीक है? और उनकी इनवॉइसेस भी दे दो। तो उसमें से जो पिछले 30 दिन का है मैं इस महीने का तुम्हारा इनपुट बना दूं। 30 महीने से पिछला नहीं, जो पिछले लास्ट 30 डेज का तुमने परचेज किया है, क्या उसकी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, अनसोल्ड है और आपके पास उसकी इनवॉइस मौजूद है, वो तुम्हारा इस महीने का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। ठीक है?
और वो मटेरियल जो तुमने इंपोर्ट किया हुआ है वो 90 डेज का। रूटीन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बात समझ आ रही? आपको क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मौजूद हो और ये ना बताया जाए कि ये साहब रजिस्टर्ड हो रहे हैं या डी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो आपने उसका कुछ भी नहीं करना, उसका कुछ भी इग्नोर करना उस इंफॉर्मेशन। ओके। अब हम मिस्टर बी को इसका एडवाइस करते हैं। ठीक है। द स्टॉक बी फॉर द registration shall be treated as the input tax for the current month subject to the conditions। अब क्या कंडीशन है? ये बन जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक सब्जेक्ट टू द कंडीशन द स्टॉक इज वेरीफाइएबल। द स्टॉक इज वेरीफाइएबल। वेरीफाइएबल मीन स्टॉक मौजूद है, उसको देखा जा सकता है कि ये भी बिका नहीं है। ठीक है। एंड यू होल्ड अ वैलिड इनवॉइस, और आपके पास क्या है, इसकी वैलिड इनवॉइस मौजूद है। अब इसमें लिख सकते हैं द स्टॉक इज वेरीफाइबल। द स्टॉक वाज परचेज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 30 days। इन केस ऑफ import, the import of last 90 days। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि मैं यहां क्या लगाऊंगा, सेमीकॉलन। यहां क्या लगाऊंगा, सेमीकॉलन। और यहां सेमीकॉलन के साथ एंड लगाऊंगा। अब मैंने प्रॉपरली इसको लिख दिया है। अब समझ आई कि यानी मैंने इसको रिप्लाई किया कि साहब बिल्कुल ठीक है, आपके पास स्टॉक जो है वो अनसोल्ड पड़ा हुआ है, मौजूद है, अभी बिका नहीं है। आपके पास इनवॉइस मौजूद है, और ये स्टॉक पिछले 30 दिनों का लोकल परचेज है, और अगर इंपोर्ट है तो ये लास्ट 90 डेज की इंपोर्ट है। ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये है सेक्शन 59 जिसके अंदर हमें ये ब्रीफ किया गया है। तो मैंने सोचा कि मैं बजाय आपको थ्योरी पढ़ाऊं, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा दूं, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है और मुझे इसका रिप्लाई किस तरह से करना है। इस ओके। ये मुझे याद है कि हमारी एक गाइड होती थी, उसके अंदर टेक्स्ट बुक के अलावा एक गाइड हमें मिलती थी, उसमें क्वेश्चन थे और उसके साथ उसके आंसर लिखे होते थे। पास पेपर के क्वेश्चन होते थे और साथ साथ उसके आंसर होते थे। कोई क्वेश्चन यहाँ पर, ये कब करना है आपने, अगर एग्जाम में ये बता दिया जाए कि इसकी नई रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसमें भी दो डेट्स होती हैं। एक होती है आपकी डेट, ये साइड में मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, डेट ऑफ एप्लीकेशन, और एक होती है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहाँ से दिन गिनेंगे? रजिस्ट्रेशन से। आपने जिस दिन एप्लीकेशन दी है उससे पिछले दिन 30 दिन गिनने हैं। रजिस्ट्रेशन से पिछले 30 दिन नहीं गिनने हैं। ये हफ्ता डेढ़ लग जाता है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मिलते मिलते। तो आपने कब से दिन गिनने हैं? एप्लीकेशन जिस दिन आपने अप्लाई किया उससे पिछले 30 दिन गिनने हैं, रजिस्ट्रेशन से नहीं गिनने। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन 2 ये भी हो सकता है कि मिस्टर ए इज डी रजिस्टर्ड विद द टैक्स डिपार्टमेंट।
मिस्टर बी इज डी रजिस्टर्ड विद द टैक्स डिपार्टमेंट। डी रजिस्टर्ड मीन एक खत्म करवा दिया उसने, अपने आप को डी रजिस्टर कर लिया टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ही होल्ड अनसोल्ड स्टॉक ऑफ टैक्सेबल गुड्स वर्थ ₹5 million। Please advise him about the tax implications on the taxable stock of taxable goods। अब ये उलट आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का पूछ रहा है कि भाई उसके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसका क्या करें जी। जी, तो ये क्या हो जाएगा, द क्लोजिंग स्टॉक shall be treated as the supply for the current month for Mr. B and he has to pay tax on it। हाँ, बस इसका यही जवाब है कि जिस महीने वो डी रजिस्टर होगा, डिपार्टमेंट आके स्टॉक चेक करेगा और कहेगा साहब ये सारा आउटपुट में डालो और इसका टैक्स दो, बाद में लेते फिरना लोगों से, अभी फिलहाल इसको क्या करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग स्टॉक का पैदाइश के साथ ताल्लुक है और क्लोजिंग स्टॉक का डेथ के साथ ताल्लुक है। और अगर सिर्फ ये सवाल पूछा जाए आपसे कि जनाब ओपनिंग यानी क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो आपने बताना इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक उस वक्त ट्रीट किया जाएगा जब आप अनरजिस्टर्ड हैं, और क्लोजिंग स्टॉक जब आप डी रजिस्टर्ड होंगे तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। क्लियर। तो आज का मेरा असल जो फोकस मैं आपको देना चाह रहा हूं कि बी विजिलेंट। ऐसा ना हो कि आप मेहनत करें सारा कुछ करने के बावजूद क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें, आदत डालें क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ने की। जब क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ लें फिर उसका आंसर देखें कि मेरे जहन में क्या था और आंसर क्या मैच कर रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा, आपकी किताब का चैप्टर नंबर 24 है थ्योरी का, अगर वो मैच नहीं कर रहा, डिस्कस इट विद मी। लाजमी मेरे सर मुझे ये समझ आ रही है, आंसर ये आ रहा है, इसका मुझे बताएं। क्योंकि जो हमारे पास स्टिपुलेटेड टाइम होता है हर क्वेश्चन डिस्कस नहीं होता, हो सकता है। तो इस तरह से हमने उसकी प्रैक्टिस करके जानी है। ये चीज आज आपको टैक्स में भी फायदा देगी और इंशाल्लाह फ्यूचर में बाकी सब्जेक्ट में भी फायदा देगी। इस क्लियर। यस सर। तो क्या चीजें मैंने कही हैं कि आपने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, एग्जाम के लिए भी सोचें, अपनी फ्लो को इतना सेट रखना है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़कर ना आए। और एक और चीज भी मैंने देखी उसी असेसमेंट के अंदर, कि पैनिक हो जाना उसके अंदर, उस फिर 15 मिनट का गलत इस्तेमाल। जो पहले 15 मिनट आपको शीट आंसर शीट नहीं दी जाती, मैंने उसमें मना किया कि आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ना, उसने पूरा पेपर पढ़ लिया और वो पेपर पूरा पढ़ के अच्छे भले बंदे के हाथ पांव फूल जाते हैं। ये फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसे ही लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। 15 मिनट में आप सिर्फ पेपर पढ़ लेंगे, किसी को भी पढ़ा दें, वो जिनी ना हो कोई फरिश्ता ना हो, वरना इंसान होगा नॉर्मल तो उसको टेंशन हो जाएगी। वो उसने पूरा पेपर पढ़ लिया और उसने जैसे ही पूरा पेपर पढ़ा उसको समझ आई ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें मेरी प्रैक्टिस ठीक नहीं है। उसी ने उसके सारे पेपर में हाथ पांव फैला दिए, खुद ही प्रेशर ले लिया। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वो 3 घंटे की गेम जो है हमें वो जंग जीतनी होती है। उसके अंदर हमें जो है वो उसकी तैयारी पहले से करनी। फजर की तैयारी रात को होगी, सुबह उठ के रात को जो सुबह 3 बजे सो गए यार मैं फजर पढ़ लूंगा, वो नहीं होनी। वो रात को तैयारी करके सोएंगे तो फिर सुबह पढ़ी जा सकती है। ओके। यस अब इसको देखें,
The purchaser of stocks who has paid sales tax on such good is required to apply for registration within 30 days of such purchases if he wants to take credit of his input tax, provided that he hold tax invoice and such goods constitute verifiable unstock on the date of the। अब देखिए सवाल ये है, ये इसका क्या है असल में आंसर। अगर आप इसका क्वेश्चन नहीं पढ़ सके तो इसका पढ़ना इस जवाब का शायद आपको फायदा दे, शायद फायदा ना दे। लेकिन अगर इस जो जो असल में सारे जवाब है ना ये जो पढ़ रहे हैं, अगर आप इसके क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये फिर आपको इंशाल्लाह 100% फायदा देगा। मेरी बार बार इसमें मैं फोकस कर रहा हूँ। ये देखिएगा केस है सी फैप में 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स रिगार्डिंग टैक्स पेड ऑन स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन। उसकी लीगल प्रोविजंस आप बताएं। तो ये लीगल आप पॉइंट, ये 6 नंबर का क्वेश्चन फाइनल में आया हुआ। वैल्यू एडिशन टैक्स को आपने रीड करना है, कोई जरूरत नहीं है इसको बहुत ज्यादा करने की, ठीक है। ये सारे का सारा आपने इसको रिटेलर का पढ़ लिया था, मैंने नहीं पढ़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकली ये एग्जाम में काफी तरह टेस्ट हुआ है। रिटेलर की टैक्सेशन कैसे होगी, ये यही ये क्वेश्चन प्लेन आपको मिलेगा एग्जाम में 6 नंबर का, 5 नंबर का, कि रिटेलर की टैक्सेशन कैसे होगी, राइट। इसके अंदर हमारे पास रिटेलर दो तरह के, दोनों की टैक्सेशन डिफरेंट है। एक है टीयर 1 और एक है टीयर 2। जो टीयर 1 रिटेलर हैं इनकी तो नॉर्मल है, रजिस्टर्ड होंगे, आउटपुट टैक्स जो है वो पे करेंगे, इनपुट टैक्स होगा इनका, राइट। इनके ऊपर वो तमाम रूल जो है वो अप्लाई होंगे, इनके ऊपर तमाम रूल जो है वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे। इनके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि रिटेलर के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगता, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। इसमें कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये हैं कौन, ये कौन से लोग हैं जो अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं, टीयर 1 रिटेलर्स कहते हैं। किन किन के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अब ये सवाल डिफरेंट हो सकते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि लिस्ट डाउन द रिटेलर्स हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, तो फिर आप इनको बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स ऑन द रिटेलर्स, तो फिर आप अगर इन बंदों को लिखना शुरू कर देंगे तो एग्जामिनर कहेगा बेवकूफ आदमी, मैंने इसे ये पूछा ही नहीं है। यानी रिटेलर की वो डायमेंशन जो आपसे पूछी जा रही है वो डायमेंशन आपने बतानी है। अंडरस्टैंड, क्लियर। आपसे अगर लिस्ट पूछी जा रही है और आप चार्जेबिलिटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, बेशक आंसर आपको आता था। अगर आंसर आता था दे आप ठीक नहीं रहे। अगर आपसे लिस्ट की बात की जा रही है, आप चार्जेबिलिटी की बात की जा रही है, लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लिस्ट की बात की चार्जेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका आंसर गलत है। एग्जामिनर ने नंबर इस चीज के नहीं देने कि आपको आता है या नहीं आता, उसने आपको ये देने कि जो मैंने बात पूछी है उसका ठीक जवाब दे रहे हो या नहीं दे रहे। ये बात ध्यान में रखनी। दिस स्कीम अप्लाइज टू ऑल रिटेलर्स हु मेक सप्लाईज फ्रॉम रिटेल आउटलेट टू फाइनल कंज्यूमर। रिटेलर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट के दिमाग के अंदर एक चीज आ जाती है कि रिटेलर उस शख्स को कहते हैं जिससे मैं सिगरेट परचेज करता हूँ, जिससे मैं ब्रेड परचेज करता हूँ, जिससे मैं शुगर लेकर आता हूँ। वो केएफसी को रिटेलर नहीं समझता, वो पैकेजेस को रिटेलर नहीं समझता, वो कैनवुड को रिटेलर नहीं समझता। वो कहते हैं वो तो फर्नीचर बेचते हैं, ये कैसे रिटेलर हो सकता है। भाई रिटेलर हर वो शख्स है जो क्या करता है, कंज्यूमर को चीजें बेचता है। उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो रिटेल आइटम्स में ही डील कर रहा हो, ये रिटेल गुड्स में डील करता हो। एक शख्स जो फर्नीचर बेचता है, अगर वो एंड कंज्यूमर को बेच रहा है तो हम उसको रिटेलर ही कहेंगे, बेशक ये रिटेल गुड्स नहीं है। अगर एक शख्स जो है वो ईंटें बेच रहा है एंड कंज्यूमर को, तो हम उसको
रिटेलर कहेंगे बेशक ब्रिक्स जो है वो हमारी रिटेल गुड्स नहीं है। अब समझ आ गई बात की। तो रिटेलर कौन से हमारे दो तरह के, टीयर वन, इनको स्पेसिफाइड रिटेलर भी एक वक्त में कहा जाता था, इनका पुराना नाम है स्पेसिफाइड रिटेलर्स। नंबर वन, ऑपरेटिंग अ यूनिट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स। नेशनल में कौन कौन से आते हैं? गोरमे है आपका, केक्स एंड बेक्स है आपका, हाँ जी, वो नेक्स्ट कोला, कोला नेक्स्ट, सीएन, इस तरह के हैं ना। और इंटरनेशनल में कौन सी है? केएफसी, मैकडोनल्ड्स और पेप्सी वगैरह, ये सारी। तो ये सारे लोग जो है इनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। नंबर टू, ऑपरेटिंग इन एन एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, प्लाजा और सेंटर, हफीज सेंटर है, राइट, ये सदीक ट्रेड सेंटर है। इन सेंटर्स के अंदर जितने भी लोग हैं, बेशक ये किसी नेशनल और इंटरनेशनल सप्लाई चेन का हिस्सा है या नहीं, इनको रजिस्टर्ड होना, एक्सक्लूडिंग खोखे, क्योस खोखे को कहते हैं। खोखा वैसे करोड़ को भी कहते हैं, खोखा ले आओ, दो खोखा ले आओ, फिल्मों में लफ्ज बोलते हैं। तो वो जो पानो सिगरेट वाला खोखा, स्टूडेंट बिरयानी, कराची बिरयानी वगैरह, वो जो जाए ना बाहर साइकिल स्टैंड में, जब प्लाजा में दाखिल होने के तो बाहर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, खोखा बोलते हैं, हाँ, उनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। बाकी जो अंदर वाले लोग हैं वो रिटेलर कहलाएंगे। जिसका पूरे साल का बिल 12 लाख से एक्सीड कर जाए बिजली का, तो 13वें महीने में इसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब ये नहीं सवाल पूछना सर अगर 14वें महीने में फिर कम हो गया तो भाई ये सवाल जो आना है उसके ऊपर फोकस करें। स्टूडेंट ऐसे जबरदस्त मैं कहता हूँ सवाल बनाते हैं जिसका दूर दूर तक जो है ना वो एग्जाम के साथ कोई लेना देना नहीं होता। होलसेलर कम रिटेलर, ये शालम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, ब्रांच रोड, इसकी एक्सीलेंट एग्जांपल्स हैं। यहीं से लोग होलसेलर भी बाय करते हैं और यहीं से रिटेल गुड्स भी बाय करते हैं, उनके लिए भी रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ये देखें सेमी कॉलन चल रहा है अभी तक, यानी लिस्ट चल रही है। रिटेलर हु हैज अक्वायर्ड पॉइंट ऑफ पीओएस मशीन, ठीक है, और डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट लेते हैं। पीओएस मशीन आपने देखी होगी कि आपसे जो इनवाइस मिलती है उसके ऊपर एक साइड पे उन्होंने एफबीआर का एक वो चल रहे होते हैं डिब्बे डिब्बे जो है ना वो, और साथ आपसे 1 रुपया वो भी लेते हैं, उसको हम पीओएस मशीन कहते हैं। वो तमाम लोग, बाटा इसमें शामिल है, सब्सिडी इसमें शामिल है, ये तकरीबन अ, जितने भी लोग हैं ये सारे ही अब इंटीग्रेट हो चुके हुए हैं। तो वो लोग भी क्या है, उनके लिए भी रजिस्टर्ड होना लाजमी है भाई। वो रजिस्टर्ड होंगे तो इंटीग्रेट होगा ना, ये लिखने की जरूरत है थी नहीं थी। जिसके पास भी पीओएस है वो क्या है, एफडीआर के साथ रजिस्टर्ड होता है, तभी उसको पीओएस मशीन की इजाजत होती है। ये इंटीग्रेशन क्या होती है कि जैसे ही वो सेल डालते हैं ना, वो ऑब्वियसली एफडीआर को मैसेज चला जाता है, उनके सिस्टम के साथ ये लिंक है, वो इसको इंटीग्रेटेड कहते हैं। जो विद होल्डिंग एजेंट है बस ये लिख दें, रिटेलर हु इज अ विद होल्डिंग एजेंट, बस ये लिख दें। आगे इतना लंबा सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। एंड कोई भी जिसको एफबीआर कह दे कि तुम्हें रजिस्टर्ड होना है। इसकी टैक्सेशन कैसे होगी? नॉर्मल, इसमें कोई मसला आप इसकी लिखें देखें। पूछा जाए टीयर वन की क्या होगी टैक्स इम्प्लीकेशन? नॉर्मल, डेबिट क्रेडिट नोट हर चीज ये नॉर्मल इशू करेंगे। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड होने के बाद अपने सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं करेगा, ये सवाल अब अलग से एग्जाम में आपको मिल सकता है कि जनाब इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन बताएं अगर ये उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा तो। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इनपुट टैक्स क्लेम वुड बी रिड्यूस्ड बाय 60%। यानी आपने कहा जी मेरा जो आउटपुट है वो 100 का है और मेरा जो इनपुट है वो 80 का है। आप रिटेलर हैं टीयर वन के, तो पूछते हैं कि आपने पीओएस मशीन लगाई हुई है, हमारे साथ इंटीग्रेटेड है? वो कहते जी नहीं,
वो कहते जी नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि आप 80 × 60% करिएगा, 80 बल्कि 40% करें, 60% तो डिसअलाउ करना है ना। हाँ जी। तो कहेंगे ये ले, ये वाला आपका इनपुट है, कितना आगे बाकी, 68, क्या इतना टैक्स दो। यानी आपको कहा गया था कि आप अपनी मशीन लगाएं और हमें टैक्स दें, आपने नहीं किया तो आपका ये टैक्स जाया कर दिया जाएगा। और ये टीयर 1 रिटेलर आप लोगों से 1 रुपया दे के वो भी जमा करवाएंगे। जो टीयर 2 के हैं उनके लिए क्या हुक्म है? उनके लिए कोई हुक्म नहीं। उनका जो बिजली का बिल आएगा, अगर वो माहाना बिल 20,000 तक है तो उनसे 5%, ये लेस्को वाले, आईएसको वाले, कैस्को वाले, ये क्या करेंगे, उसमें बिल में सेल्स टैक्स ऐड कर देंगे। और अगर उनका बिल 20,000 से ज्यादा है तो उसमें क्या करेंगे, 7.5% ऐड कर देंगे, लो भी जमा करवाओ। और इसके अलावा इन लोगों ने जितना भी सेल्स टैक्स दिया होगा किसी भी जगह पर, वो सारे का सारा जाया हो जाए। हो सकता है ना, इसके अलावा भी उन्होंने सेल्स टैक्स जो है वो परचेज के ऊपर दिया होगा, जो चीजें बेच रहे होंगे, राइट, और बहुत सारे एवेन्यूज होंगे, गाड़ी खरीदी होगी, वो सारे का सारा क्या होगा, खत्म, ये हो जाएगा। इसके ऊपर टीयर 1 रिटेलर की हमारी ये इम्प्लीकेशन है। ये इसको आपने जो है ना उसका, ये वाला, इसको सिर्फ आपने रीड करना है, समझ आ जाए तो ठीक है, वरना जितनी चीज मैंने पढ़ा दी है उतनी ही वो काफी होगी। तो आज के सबक में आपको क्या सबक मिला है? अच्छा, सबक जो है ये अरेबिक वर्ड है, इससे मुराद होती है आगे चलना, सबकत ले जाना, इसी से लफ्ज है, सबक और सबकत। अगर रोजाना बेसिस के ऊपर आपके अंदर सबकत आ रही है तो आप डेवलप हो रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड हो रहा है। तो लेकिन अगर रोजाना बेसिस के ऊपर आपको कोई चीज नई नहीं मिल रही, घर जाके उसको आप नहीं तैयार कर रहे, तो ये इसको सबक नहीं कहेंगे। आप जो मर्जी बाकी इसका नाम रख लेंगे, सबक। सबक कहा ही उसको जाता है जिसके अंदर आपको सबकत मिलती है, इंग्लिश में एडवांसमेंट होती है, आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है। आज हमने क्या सीखा है? आज नंबर 1 हमने ये सीखा है कि इंसानों की तरह पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को, जो जवाब पढ़ रहे हैं उसके सवाल को भी देखना है कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। खासकर जैसे चैप्टर नंबर 24 है, उसका हर हर क्वेश्चन आपने जो थ्योरी का है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, क्या उसका जवाब आपको आता है। पास 4-5 पेपर और देखें क्या इसके आंसर भी आपको आते हैं, फिर उसको क्लोज करना है, फिर आपको समझ आ रही होगी। ये बात मेरी जहन में रखनी है, समझ आ रही ना। देखें, आपके रिजल्ट के साथ मेरा भी फ्यूचर अटैच, समझ आ रही है। तो हम दोनों ही जो है वो क्या है, एक उकद में, एक गिरा में बंधे हुए हैं। समझ आ रही है। दूसरी बात आज हमने क्या सीखी है, रिटेलर की टैक्सेशन कैसे होगी, किस किस रिटेलर को रजिस्टर्ड होना है और किसके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। इज इट क्लियर? ये चीजों का हमें पता होना चाहिए। कल इंशाल्लाह एक क्वेश्चन भी करेंगे और नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम दाखिल भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।